लोकपाल में हुए शामिल, लोगों से सीधा संवाद कर सुनी समस्याएं, अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित समाधान के दिए निर्देश। नगर विधानसभा क्षेत्र के पावो ब्लॉक में विकास कार्य की बड़ी सौगात, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया शिलान्यास और लोकार्पण, बड़ी संख्या में ग्रामीण हुए शामिल। उत्तराखंड में खेल प्रतिभागों के विकास के लिए शुरू हुई नई पहल, खेल मंत्री रेखा आर्या ने प्रस्ताव तैयार करने के दिए निर्देश, एक जनपद एक खेल योजना को आगे बढ़ाने पर जोर। देहरादून जिले में बाल श्रम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, जिला टास्क फोर्स ने 14 साल के 2 किशोरों को बाल श्रम करते हुए किया रेस्क्यू। कांग्रेस के राजभवन घेराव से राजनीतिक सियासत तेज, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रदर्शन पर दिया बड़ा बयान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ श्रेयोशी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर के साथ, जहां उत्तराखंड बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की सभी तैयारी पूरी कर ली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की सभी तैयारियां उत्तराखंड बोर्ड ने कर ली है। बता दें, परीक्षा को साफ सुथरा और नकल मुक्त बनाने के लिए राज्य मंडल और जिला स्तर पर खास टीम यानी कि सचल दल बनाए गए हैं। बता दें, इस साल 1261 परीक्षा केंद्रों पर 2 लाख से ज्यादा छात्र परीक्षा देंगे। इसमें कुल 156 केंद्र संवेदनशील और 6 केंद्र अति संवेदनशील है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर उत्तराखंड बोर्ड ने पूरी तैयारी पूरी कर ली है। इधर छात्रों से आवेदन पत्र ऑनलाइन पोर्टल के जरिए जमा किए गए हैं, साथ ही बुकलेट जमा करने के लिए 39 केंद्र बनाए गए हैं। मूल्यांकन के लिए 29 केंद्र काम करेंगे, जिसमें से 16 गढ़वाल मंडल और 13 कुमाऊं मंडल हैं। बता रहे हैं, उत्तराखंड बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की सभी तैयारी पूरी कर ली है। हर मूल्यांकन केंद्र पर बता दें, सीसीटीवी कैमरे लगे रहेंगे ताकि पूरी परीक्षा निगरानी और सुरक्षा में हो। इस व्यवस्था से बोर्ड यह सुनिश्चित करना चाहता है कि परीक्षा निष्पक्ष रहे।
चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बता दें कि आज हरिद्वार के श्यामपुर कागड़ी इलाके के आर्यनगर में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जन चौपाल कार्यक्रम में पहुंचे। यहां उन्होंने लोगों से सीधे बात की और उनकी समस्याएं सुनी। इधर कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बता दें मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की शिकायतों का समाधान तुरंत किया जाए। उन्होंने बताया कि 17 दिसंबर 2025 से चल रहे जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत पूरे प्रदेश में शिविर लगाए जा रहे हैं और अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग इस अभियान से लाभ उठा चुके हैं। बता दें मुख्यमंत्री ने आने वाली 4 धाम यात्रा की तैयारियों का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि यात्रा को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए सभी विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। सुनिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे क्या कुछ कहा। जन चौपाल इसके माध्यम से सभी के बीच में आकर सभी हमारे इस सीमांत क्षेत्र श्यामपुर के और पूरे हरिद्वार जनपद के अनेक लोगों के, अनेक किसान भाइयों के अनेक आवेदन यहाँ पर प्राप्त हुए, उनकी सुनवाई हुई और सभी में जो तत्काल जिनका समाधान हो सकता था उनका यहाँ पर समाधान किया गया है और जो मध्यकालिक दीर्घकालिक जरूरतें हैं या समस्याएं हैं उनको समाधान करने के कार्यक्रमों में सम्मिलित कर दिया गया है। और ये जन जन की सरकार जन जन के द्वार, ये हमारा कार्यक्रम 17 दिसंबर से प्रारंभ हुआ और इसका हेतु था कि सरकार जनता के बीच में पहुंचे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर आ रही है श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के पाबो ब्लॉक से, जहां प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और स्थानीय विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत ने कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। दरअसल पाबो पहुंचने पर पाबो पुल से कुंडेश्वर मैदान तक उनका भव्य स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि जुलूस में शामिल भी रहे। इधर कार्यक्रम में मंत्री ने करीब 5 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 39 योजनाओं की शुरुआत की है। साथ ही आधुनिक सुविधाओं वाले मैदान की आधारशिला भी रखी है। बता दें कि रीप योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक मदद दी गई और बैंक सखी योजना में मोबाइल फोन वितरित किए गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये खबर श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के पाबो ब्लॉक से है, जहां स्वास्थ्य मंत्री और स्थानीय विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत ने कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। बता दें करीब 5 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 39 योजनाओं की शुरुआत की गई है। साथ ही आधुनिक सुविधाओं वाले मैदान की आधारशिला भी रखी गई। बता दें रीप योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक मदद दी गई। बैंक सखी योजना में मोबाइल फोन भी वितरित किए गए। जनता की बहुत सालों से डिमांड थी कि यहाँ के बच्चे बहुत होनहार हैं और खेल में बहुत आगे बढ़ते हैं। अब तो महिलाएं भी बहुत यहाँ पे एक्टिव हैं। तो यहाँ पे लगभग 1.25 करोड़ रुपए की लागत से आज स्टेडियम का जो है हमने भूमि पूजन किया है और मुझे आशा और विश्वास है कि बहुत अच्छा ये स्टेडियम बन के तैयार होगा। और मैं उच्च शिक्षा मंत्री होने के नाते, क्योंकि हमारा डिग्री कॉलेज यहाँ पे है, तो मैंने उच्च शिक्षा विभाग से इस स्टेडियम को बना रहा हूँ ताकि सारे डिग्री कॉलेजों के बच्चे भी यहाँ पे खेल कर सके हैं, इंटर कॉलेजों के बच्चे भी यहाँ पे आ सकते हैं। और आज हमने लगभग यहाँ पे 39 योजनाओं का भूमि पूजन किया है। रुक करते अगली खबर की ओर। अब खबर है देहरादून से, जहां खेल मंत्री रेखा आर्या ने खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए नई पहल की तैयारी शुरू कर दी है। बता दें मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खेलों को समर्पित स्पोर्ट्स स्कूल खोलने के प्रस्ताव तैयार किए जाए। वहीं
छोटी उम्र की ही बच्चों को प्रोफेशनल प्रशिक्षण भी मिल सके। इसके साथ ही एक जनपद एक खेल योजना को आगे बढ़ाने पर भी उन्होंने जोर दिया। वहीं फिट उत्तराखंड ऐप के जरिए खिलाड़ियों को ऑनलाइन कोचिंग देने की भी व्यवस्था की जाएगी। बता दें, देहरादून में हुई समीक्षा बैठक में रेखा आर्या ने कहा कि उत्तराखंड को खेल भूमि बनाने के लिए नई सोच के साथ काम करना होगा। सुनिए और क्या कुछ कहा मंत्री रेखा आर्या ने। आज खेल विभाग की समीक्षा बैठक की गई है और इस बैठक में हमारे 2027 में जो नेशनल गेम होने वाले हैं, 2030 में जो हमारे राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं, 2036 में जो हमारे ओलंपिक होने वाले हैं, उसके तैयारियों के निमित्त किस प्रकार से विभाग अपने स्पोर्ट्स पर्सन को कैसे हम और एक्सेलेंसी की ओर ले जाएं, उसमें हम क्या क्या चीजें हम लोग कर रहे हैं या हमें करना चाहिए, या जो हमारा गैप है उसे हमें कैसे फुलफिल करना चाहिए, उसको लेके आज चर्चा हुई है, जिसमें कुछ निर्णय जो है आज मेरी ओर से विभाग को दिए गए हैं, जिसमें हमने ये अपेक्षा करी है कि हम लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स के कॉन्सेप्ट पे काम करें, जिसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी लगातार कहते हैं। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंट रोड सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से आयोजित 5 किलोमीटर दौड़ का फ्लैग ऑफ किया है। बता दें, इस दौड़ में विभिन्न आयु वर्ग के बड़ी संख्या में प्रतिभागी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने की शपथ भी दिलाई और कहा कि यातायात नियमों का पालन करना और पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने बताया कि सरकार सड़क सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में लगातार प्रयास कर रही है ताकि नागरिक सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण में जीवन यापन कर सके। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला टास्क फोर्स का शुभारंभ किया। बता दें, कैंट रोड से सड़क सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से आयोजित 5 किलोमीटर दौड़ का फ्लैग ऑफ किया। इस दौड़ में विभिन्न आयु वर्ग के बड़ी संख्या में प्रतिभागी शामिल हुए। बता दें, सभी प्रतिभागियों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने की भी शपथ दिलाई। इधर उन्होंने कहा कि यातायात नियमों का पालन करना और पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 किलोमीटर दौड़ में बड़ी संख्या में प्रतिभागी इस दौरान शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल से यह कार्यक्रम रखा गया, जहां सड़क सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया। साथ ही लोगों को यह संदेश दिया गया कि किस तरह से सड़क पर आप सुरक्षित चल सके और पर्यावरण को कैसे बचाया जा सके। इस दौरान प्रतिभागियों ने सड़क सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर शपथ भी दिलाई और साथ ही 5 किलोमीटर की दौड़ भी दौड़ी। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की और खबर आ रही है देहरादून जिले से, जहां बाल श्रम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला टास्क फोर्स की टीम ने 14 साल के 2 किशोरों को बाल श्रम करते हुए रेस्क्यू किया है। बता दें, टीम ने श्यामपुर बाईपास मार्ग पर चेकिंग के दौरान एक खाने की ठेले से एक किशोर को पकड़ा जो वहां काम कर रहा था। जिसके अलावा श्यामपुर क्षेत्र में 1 मीटर मैकेनिक की दुकान से भी 14 साल के दूसरे किशोर को रेस्क्यू किया गया। दोनों बच्चों से पूछताछ के बाद उन्हें बाल कल्याण समिति देहरादून भेजा गया है। इधर परिजनों को भी सूचना दी गई है। साथ ही श्रम अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि बाल श्रम कराने वाले के खिलाफ ऋषिकेश कोतवाली पुलिस में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से आ रही है, जहां कांग्रेस के राजभवन घेराव से राजनीतिक सियासत तेज हो गई है। दरअसल कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इस प्रदर्शन को लेकर बड़ा बयान दिया है। बता दें, मंत्री जोशी ने कहा कि कांग्रेस पहले इतनी सत्ता में रही कि उनके संघर्ष की राजनीति करना भूल गई और अब केवल सुख भोगने का काम जानती है। उन्होंने राजभवन घेराव के दौरान जुटाई गई भीड़ पर भी सवाल उठाए। मंत्री ने बताया कि भीड़ में अधिकतर एक विशेष वर्ग के लोग थे और वहां भी राज्य से बाहर के लोग बताए जा रहे हैं। इसकी वजह से सुबह 11 बजे से शुरू होने वाला कार्यक्रम दोपहर 1 बजे तक नहीं शुरू हो पाया। जहां कहीं भी नगर निगम क्षेत्र में पोस्टर बैनर लगते हैं, उसमें नगर निगम की अनुमति या जो संबंधित एजेंसी को कॉन्टेक्ट मिला हुआ हो, शायद वो जरूरी होती है। अगर ऐसे में कहीं हटे हैं तो नगर निगम का उनका बीच का विषय है। जहां तक सरकार की बात है, सरकार उनके स्वागत के लिए तैयार है। मैंने कहा ना कि जब 1 बजे तक लोग इकट्ठे न कर पाए हों, और जबकि ये कहा जा रहा था कि पूरे प्रदेश के लोग आएंगे और ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा, तो मुझे तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। और मैंने जैसा कि अभी LIU की जानकारी थी कि कुछ एक वर्ग विशेष के लोग वहां पर ज्यादा दिखाई दे रहे थे, और जो कि शायद यहाँ के हैं भी नहीं, बाहर से लाए गए हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि आज, क्योंकि कांग्रेस लगातार सत्ता में रही है क्या, और ये विपक्षी राजनीति कर ही नहीं सकती। विपक्ष के लिए तो आदमी को संघर्षशील होना बहुत जरूरी है। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर आ रही है डोईवाला से, जहां नगर पालिका परिषद सभागार में हिंदुस्तान यूनिलीवर द्वारा वित्त पोषित प्रोजेक्ट यानी कि सर्कुलर भारत के अंतर्गत प्लान फाउंडेशन के सहयोग से स्वच्छता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में बता दें आपको, नगर पालिका क्षेत्र में काम करने वाली स्वच्छता वाहिनियों और क्षेत्र सुपरवाइजर शामिल हुए हैं। साथ ही बैठक में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 और घर पर कूड़े के पृथक्करण यानी कि सोर्स सेग्रीगेशन पर भी चर्चा की गई। अगले 45 दिनों के लिए एक IEC टीम गठित करने की योजना बनाई गई, जो 31 मार्च 2026 तक डोईवाला के सभी घरों में जाकर सोर्स सेग्रीगेशन को बढ़ावा देगी और जन जागरूकता अभियान चलाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां देहरादून में 4 धाम यात्रा के लिए अब ऑनलाइन पंजीकरण पर शुल्क लागू किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑनलाइन पंजीकरण पर शुल्क लागू किया जाएगा 4 धाम यात्रा को लेकर। यह कदम होटल संचालकों की बार-बार की मांग के बाद उठाया गया है, क्योंकि कई यात्री ऑनलाइन पंजीकरण कराने के बावजूद यात्रा में नहीं पहुंचे थे। इस वजह से कई बार फर्जी पंजीकरण हो जाते थे और वास्तविक यात्रियों को पंजीकरण नहीं मिल पाता था, जिससे होटल में ठहरने में दिक्कत होती थी। इधर शुल्क की राशि तय करने के लिए अपर आयुक्त की अध्यक्षता में एक विशेष कमेटी बनाई गई है। इसका उद्देश्य न केवल यात्रियों की वास्तविकता सुनिश्चित करना है, बल्कि यात्रा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए यह किया गया है। अब ऑनलाइन पंजीकरण शुल्क के माध्यम से यात्रियों को जानकारी सही तरीके से दर्ज होगी और पंजीकरण की समस्याएं भी कम होगी। बता दें कि इस व्यवस्था से 4 धाम यात्रा में यात्रियों के लिए
सुविधा बढ़ाने के साथ साथ होटल और प्रशासन के काम में भी सुधार की उम्मीद है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब चारधाम यात्रा को लेकर पंजीकरण पर शुल्क लागू किया जाएगा। होटल संचालकों की बार बार मांग पर यह कदम उठाया गया है। कई यात्री ऑनलाइन पंजीकरण कराने के बावजूद यात्रा में नहीं पहुंचते थे। इस वजह से कई बार फर्जी पंजीकरण होते थे और वास्तविक यात्रियों को पंजीकरण नहीं मिल पाता था, जिससे होटल में ठहरने में दिक्कत होती थी। शुल्क की राशि तय करने के लिए अपर आयुक्त की अध्यक्षता में एक विशेष कमेटी बनाई गई है। उद्देश्य न केवल यात्रियों की वास्तविक सुनिश्चित करना है, बल्कि यात्रा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। खबर आ रही है अल्मोड़ा से, जहां रसायर गांव में दिव्यांग व्यक्ति की हत्या के मामले का एक पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें, रविवार को फरार चल रहे आरोपी दीपक पांडे को करबला तिहारे में गिरफ्तार किया गया। बता दें कि 24 जनवरी को रसायरा गांव में एक व्यक्ति का शव मिला था। मृतक की पहचान कुंदन राम के रूप में हुई है। उधर मृतक के भाई की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी चंद्रशेखर आर के निर्देश पर विशेष टीम बनाई गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, खबर अल्मोड़ा के सोमेश्वर क्षेत्र की है, जहां रसायरा गांव में दिव्यांग व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। रविवार को फरार चल रहे आरोपी दीपक पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 24 जनवरी को एक व्यक्ति का शव मिला था, जहां मृतक की पहचान कुंदन राम के रूप में हुई थी। मृतक के भाई की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। साथ ही पुलिस इस दौरान जांच कर रही थी और इस दौरान लगातार चेकिंग अभियान चलाया गया और जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। सोमेश्वर में दिनांक 24 जनवरी को ग्राम रसेरा गांव में एक व्यक्ति के शव मिलने की सूचना हमें मिली थी। इसमें जब हमने पूछताछ की और शिनाख्त की गई तो दिनांक 25/1/26 को मृतक ये कुंदन राम, इनके भाई हरीश राम द्वारा थाना सोमेश्वर में तहरीर दी गई थी। इसमें आरोपी दीपक पांडे के विरुद्ध जो है हमने धारा 103(1), 352 BNS तथा SC/ST एक्ट के तहत इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। चूंकि एक हत्या जैसा गंभीर अपराध था, इसलिए इसमें एडिशनल एसपी और हमारे सीओ साहब और कोतवाली सोमेश्वर की पूरी टीम, इसके अलावा इसमें टेक्निकल टीमें भी हमने जुटाई हुई थी और इस पूरी टीम की सफल कार्रवाई का यह नतीजा हुआ है कि अभियुक्त दीपक पांडे को 15 फरवरी 2026 को हमने करबला तिराहा अल्मोड़ा से गिरफ्तार किया है। रुक करते अगली खबर की, और अगली खबर नैनीताल जिले के भीमताल से है, जहां विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी ललित मोहन राय ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। बता दें, जिलाधिकारी ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले यानी कि 10 मार्च तक बची हुई पूरी धनराशि खर्च करना सुनिश्चित करें ताकि जिला प्रदेश में अव्वल रहे। उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम में एक श्रेणी बनाई रखने पर भी जोर दिया और सभी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच और सामग्री का सत्यापन करने के निर्देश भी दिए। इधर स्वच्छता को लेकर भी ग्राम पंचायतों, नगर निकायों और जिला पंचायत को रोजाना सफाई अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही जिला की सभी झीलों की सफाई सुनिश्चित करने को भी कहा गया। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। पॉइंट्स प्रोग्राम में PMGSY में हम A श्रेणी में आ गए थे। पुनः इस महीने वो B श्रेणी में डिपिक्ट हो रहा है। कार्यदायी संस्था और संबंधित जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, उन्हें हर हाल में सड़क की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए A श्रेणी में आने के लिए हमने आज उन्हें हिदायत दे दी है। इसके अलावा बाकी जो हमारी और मदें हैं, कुछ में लक्ष्य सुधार के लिए उन्होंने मातृत्व वंदना योजना है, वो मांग ओरिएंटेड, उसमें लक्ष्य कुछ ज़्यादा बता रहे थे विभाग, तो उन्होंने लक्ष्य संशोधन के लिए भेजा है। और जो हमारे
ये जो यूपीसीएल का वो वाला होता है कि जिसमें मांग आधारित है वो भी कि इन्हें कनेक्शंस देने होते हैं। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर है भीमताल से, जहां जून स्टेट क्षेत्र में आज सुबह जंगल में हलचल मच गई जब वन विभाग ने जंगल में लगाए गए पिंजरे में एक तेंदुआ कैद पाया। सुबह गश्त के दौरान पिंजरे की जांच की गई, जहां तेंदुआ दिखाई दिया। वन विभाग की टीम ने उसे सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर रेस्क्यू सेंटर भीमताल भेज दिया है। बता दें, साथ ही घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण भी जंगल क्षेत्र में पहुंच गए। वन विभाग ने लोगों से अपील की कि वे जंगल की ओर ना जाएं और सतर्क रहें। अगली खबर देहरादून से आ रही है, जहां कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कांग्रेस के लोक भवन घेराव और प्रदर्शन पर कटाक्ष किया है। बता दें, मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि कांग्रेस ने ऐसे प्रदर्शन कई बार किए हैं, लेकिन नतीजा हमेशा उनके खिलाफ रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के भीतर गुटबाजी को भी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बताया। वहीं कांग्रेस ने लोक भवन घेराव के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। सभी नेता एक मंच पर सरकार के खिलाफ बोलते नजर आए और भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाए। कांग्रेस का कहना है कि वे जनता की आवाज उठा रहे हैं और सरकार को जवाबदेही बनाने के लिए संघर्ष जारी है। इधर रेखा आर्या ने इस पर कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे केवल प्रदर्शन कर रही है। यदि आप कांग्रेस की अभी तक की आप समीक्षा करेंगे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जनमानस को जोड़ने में कहां सफल हुई, हम लोगों ने कई प्रदर्शनों में देखा है। मुझे लगता है कि उन्हें जनमानस के प्रदर्शन करने से बेहतर वो पहले स्वयं को जोड़ लें, वो ज्यादा उनके लिए अच्छा होगा। मेरा तो सुझाव रहेगा, वो अपने आप में हर एक व्यक्ति, चाहे वो संगठन के दृष्टिकोण से हो या जनप्रतिनिधि के दृष्टिकोण से हो, कांग्रेस पार्टी में हर एक व्यक्ति का अपना एक गुट है जो कि खुद ही एकजुट नहीं हो पाता है। तो मुझे लगता है कि जैसा पहले फ्लॉप रहा है, भविष्य में भी उसी तरीके का प्रदर्शन मैं समझती हूँ कांग्रेस की ओर से होगा। और मुझे लगता है कांग्रेस ना तो पहले कभी सीखी है, ना आज कभी सीखेगी, और बाकी जनता तो टाइम आ ही रहा है जब सिखा देगी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर आ रही है मुनिकीरेती से, जहां ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स और थाना मुनिकीरेती पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें, संयुक्त कार्रवाई में टीम ने 1 किलो 200 ग्राम चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही एसटीएफ और मुनिकीरेती पुलिस ने क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान भी चलाया। इस दौरान आपको बता दें कि स्कूटी पर सवार 2 संदिग्धों को रोका गया और तलाशी लेने पर उनके पास से 1200 ग्राम अवैध चरस बरामद हुए हैं। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें, ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने देहरादून रोड स्थित फ्लाईओवर के नीचे से एक युवक को लगभग 4 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी राम उर्फ अभिषेक बलिया उत्तर प्रदेश का निवासी है। साथ ही आरोपी ने बताया कि वह गाजियाबाद में रहता था और उसे एक टेम्पो चालक ने बैग ऋषिकेश बस अड्डे पर किसी अज्ञात व्यक्ति को देने के लिए कहा था। बता दें, तलाशी में 3 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। साथ ही कोतवाल कैलाश चंद्र का कहना है कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उसे न्यायालय में फिलहाल पेश किया जाएगा। उत्तराखंड की राजनीति में आज सियासी घमासान तेज हो गया है। प्रदेश में बढ़ते महिला अपराध, बिगड़ती कानून व्यवस्था और भर्ती घोटाले जैसे मुद्दों को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस बीते दिनों राजभवन घेराव की। बता दें, इस प्रदर्शन से पहले नगर निगम की टीम ने शहर में कांग्रेस द्वारा लगाए गए बैनर को और पोस्टर हटाए, जिसके बाद सियासी घमासान और तेज हो गया। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने आरोप लगाया कि सरकार जनता के सवालों से डर रही है। उनका कहना था कि प्रशासन के जरिए उनके पोस्टर हटवाए गए। साथ ही जब सत्ता पक्ष कोई कार्यक्रम करता है तो प्रशासन मौन रहता है, लेकिन विपक्ष की बात रखने पर पूरी मशीनरी सक्रिय हो जाती है।
देखिए, ये कांग्रेस के नेताओं की बौखलाहट है, उनकी निराशा है, क्योंकि उनकी रैली में लोग आना नहीं चाहते, उनकी रैली में खुद लोग शिरकत करना नहीं चाहते और आरोप वो जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर या नगर निगम के ऊपर लगा रहे हैं। अगर उन्होंने कहीं पर बैनर पोस्टर लगाए हैं तो जाहिर सी बात है कि नगर निगम से परमिशन लेने की आवश्यकता है, परमिशन ली जाती है। आप बिना परमिशन के किसी के बोर्ड पर ऐसे ही पोस्टर लगा देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो एजेंसी उन बैनर पोस्टरों को हटाने का काम करेगी, क्योंकि नगर निगम ने ये ठेका दिया हुआ है और आगे से जो एजेंसी जिन्होंने ले रखी है ये उनका काम है, उनको देखना है कि वो बैनर लगेंगे या नहीं लगेंगे। अगर आपने परमिशन नहीं ली है तो जाहिर सी बात है कि आपके बैनर हटेंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की निराशा दिखाई पड़ती है कि जब लोग उनकी रैली में नहीं आ रहे तो उन्होंने ये आरोप लगाना शुरू कर दिया कि जी बैनर हट रहे हैं, हमारी रैली को सफल नहीं होने देना चाहते, जबकि जनता खुद उनकी रैली में आना नहीं चाहती, कार्यकर्ता उनकी रैली में नहीं आना चाहते। क्योंकि आपने देखा तो है कांग्रेस के नेताओं का हाल कि अलग अलग दुकानें सजा करके बैठे हैं और कहते हैं कि रैली हमारी सफल नहीं होने दे रहे हैं। हमें क्या मतलब है रैली से? आप रैली करिए चाहे कुछ भी करिए, लेकिन कहीं ना कहीं आरोप, इस तरह के झूठे आरोप लगाने का काम कांग्रेस ना करे। मुझे लगता है कि कांग्रेस को पहले जो है अपने कार्यकर्ताओं को और अपने लोगों को समझाना चाहिए कि वो रैली में आए। अब खबर विकासनगर से है, जहां लेमन अस्पताल जाने वाली सड़क पर नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों की वजह से एम्बुलेंस को काफी परेशानी हो रही है। लेमन अस्पताल में हर दिन हजारों मरीज इलाज के लिए आते हैं। कई मरीज प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। अस्पताल में मरीजों को लाने और ले जाने वाली एम्बुलेंस लगातार आ जा रही है, लेकिन अस्पताल जाने वाले चौक जो नेशनल हाईवे से मुड़ता है वहां तहसील के लोग अपनी गाड़ियां पार्क कर देते हैं। इस वजह से एम्बुलेंस को सही समय पर अस्पताल पहुंचाने में दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोग और अस्पताल स्टाफ भी इस समस्या को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने प्रशासन से इस पर ध्यान देने और सड़क पर पार्किंग रोकने की मांग की है ताकि एम्बुलेंस आसानी से मरीजों को अस्पताल तक पहुंचा सके। अगली खबर विकासनगर से है, जहां नेशनल हाईवे का निर्माण प्रस्तावित है, लेकिन इसी को लेकर दो विकल्प सामने आए हैं। पहला विकल्प मेन बाजार से रोड बनाना है, जो कि पहले नेशनल हाईवे पर है। दूसरा विकल्प लेमन चौक से चाय बागान बार एसोसिएशन और वकीलों के चेंबर तक रोड बनाने का है। इस दूसरे विकल्प का विरोध एडवोकेट प्रवीण कुमार ने किया है। उनका कहना है कि अगर चाय बागान से हाईवे बनता है तो यहां हजारों पेड़ कटेंगे और एक प्राचीन शिव मंदिर को भी तोड़ा जाएगा। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।